नमस्कार। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। लगातार 18वें दिन दाम बढ़ने के साथ पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दाम बढ़ाने के खिलाफ किया प्रदर्शन। राहुल गांधी ने कहा सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को भी कर दिया अनलॉक। केंद्र सरकार ने मक्के के सस्ते आयात को दी मंजूरी। 60 की जगह सिर्फ 15% आयात शुल्क पर बाहर से आएगा 5 लाख टन मक्का। गिरते भाव से परेशान किसानों ने सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी। केंद्र सरकार ने 3000 लाख लीटर दूध उत्पादन का रखा लक्ष्य। 605 जिलों में चलाया जा रहा नस्ल सुधार का काम। दूध और मीट प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की बढ़ाई जाएगी भागीदारी। और खेती से जुड़े केंद्रीय अध्यादेशों पर सीएम अमरिंदर सिंह ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई। किसानों ने भी अध्यादेशों के खिलाफ उठाई आवाज। 21 जुलाई को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर और दूसरे सांसदों के घर का करेंगे घेराव। और अब खबरें विस्तार से। लगातार 18वें दिन दाम में बढ़ोतरी के बाद डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई है। अब तक पेट्रोल प्रति लीटर 8.5 रुपए तो डीजल 10.5 रुपए महंगा हो चुका है। कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अन्य नेताओं के साथ साइकिल चलाकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया। वहीं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को भी अनलॉक कर दिया है। आज जब जनता कोरोना के संकट में त्रस्त है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग भूखों मर रहे हैं और लगातार 18वें दिन केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पूरे देश में, जैसा मोदी जी कहते हैं, आपदा में अवसर, उनके लिए कोरोना आपदा में अवसर है पैसा कमाने के लिए। बीते 3 हफ्तों से जारी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ हरिद्वार में किसानों और विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में सड़क पर उतरे किसानों ने इसे खेती की लागत बढ़ाने वाला बताया है। वहीं पंजाब के किसानों ने कहा कि डीजल महंगा होने से धान रोपाई पर प्रति एकड़ लागत 1000 रुपए तक बढ़ गई है, जो पहले से कर्ज में डूबे किसानों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। ये मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी देश में, तो उस समय आप लोग चौराहों पर लेकर घूमा करते थे कि साहब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। आज उस दिन को याद कीजिए कि इन कोरोना से परेशान लोगों की आप जेब काटने का काम कर रहे हैं। रहम कीजिए इस जनता पर और इस डीजल और पेट्रोल की कीमत को जहां 25-30 रुपए लीटर के आसपास होने चाहिए, आपने उसे 80 रुपए पार करा दिया। 14-15 दिन हो गए लगातार डीजल के और पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे। डीजल किसानों को खेती करने के लिए ट्रैक्टरों में आवश्यकता हो, इंजनों में आवश्यकता हो। अब सिंचाई की व्यवस्था चल रही, ट्रैक्टरों से इंजनों से किसान सिंचाई करेगा और इतना महंगा डीजल कर दिया कि किसान बिल्कुल मजबूर हो जाएगा, किसान की फसल भी बर्बाद हो जाएगी। इतना महंगा डीजल किसान नहीं खरीद सकता। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि जब आपकी सरकार बनी थी तो आपने डीजल और पेट्रोल को सस्ता करने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस के राज्य में कुछ सस्ता हुआ था और बीजेपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे। ये किसान को सरासर मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए। किसानों का ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। लगातार डीजल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ बोझ पा रही है। यहाँ पूरा वर्ग चीख रहा है समाज का, और ये पहली बार हुआ है कि डीजल और पेट्रोल के दाम एकदम थोड़ा फर्क रह गया है, इसका बराबर कर दिए गए हैं, जिसका असर सीधा खेती सेक्टर पर पड़ रहा है। क्योंकि पैडी सीजन पंजाब में चल रहा है, अब धान की रुपाई चालू है,
तो खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं, जिससे किसान पर कम से कम 1000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से डीजल का और बोझ पड़ेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने खेती किसानी से जुड़े केंद्र के अध्यादेशों में राज्य के सभी दलों के साथ बैठक की है। इसमें बनी राय के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा जाएगा। बीते दिनों केंद्र ने किसानों को मंडी परिसर से बाहर फसलों को बेचने की छूट देने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मॉडल एक्ट को मंजूरी देने और आवश्यक वस्तु कानून के तहत स्टॉक लिमिट की शर्त हटाने वाले अध्यादेशों को मंजूरी दी है। केंद्र के इस कदम को आने वाले समय में एमएसपी से पीछे हटने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। किसानी पर इन अध्यादेशों के जरिए कॉर्पोरेट्स और व्यापारियों के हवाले करने के भी आरोप लग रहे हैं। इस बीच पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने केंद्र के अध्यादेशों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की बात कही है। किसान संगठन ने 21 जुलाई को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और पंजाब के दूसरे सांसदों के घरों का घेराव करने का ऐलान किया है। इसके लिए किसान संगठन 5 जुलाई से 13 जुलाई तक जनसभा करके किसानों को जागरूक करेंगे। ये संगठन 10 जून को भी इन अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन कर चुका है। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਸ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਾੜੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਵੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ रूप में साडा साथ दिता जावे। केंद्र सरकार ने पशुपालन क्षेत्र में दूध और मीट की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने पर ध्यान देने का ऐलान किया है। इसके लिए निजी क्षेत्र को सस्ता कर्ज मुहैया कराया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि सरकार ने दूध उत्पादन को बढ़ाकर 3000 लाख लीटर करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए देश के 605 जिलों में मवेशियों के नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इसमें ला रहे हैं और 3% इंटरेस्ट सबमिशन हम दे रहे हैं। और एक तरह से कहें कि इस स्कीम में केवल 10% लाभार्थी को, एंटरप्रेन्योर को अपना पूंजी लगेगा, 90% बैंक से फाइनेंस होगा। और ये जरूरत इसलिए पड़ा, अभी आपने देखा होगा भारत में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो 53 करोड़ लगभग हमारा लक्ष्य है 3000 लाख लीटर पर जाना। क्योंकि भारत में डेयरी एक बहुत बड़ी ताकत है किसानों का। 2018-19 का आप देखेंगे आंकड़ा सीरियल क्रॉस, पैडी और व्हीट, गेहूं और चावल का, तो मात्र 4.5 लाख करोड़ का है। लेकिन अगर आप केवल दूध देखेंगे तो 7 लाख करोड़ का है। पूरी दुनिया में भारत में भैंस सबसे ज्यादा है। यूरोप मोजरेला चीज को, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे मोजरेला चीज जैसे, गोट फेटा चीज जैसे। तो एक तरफ डेयरी को बढ़ावा देंगे और आने वाले दिनों में भारत सरकार 600, मोदी जी के नेतृत्व में 605 जिले को हम ब्रीड इंप्रूवमेंट में रखा है। प्रत्येक जिले में 300 गांव, तो हमारा दूध का रफ्तार भी बढ़ेगा। राजस्थान में टिड्डी दलों के हमले का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक, किसानों के मुताबिक, सीकर के कुछ गांवों में टिड्डियों ने धावा बोल दिया है।
इसके अलावा बीकानेर और श्री गंगानगर के अलावा झुंझुनू में भी मंगलवार को टिड्डी के एक बड़े दल ने हमला किया और बाजरे की फसल चट कर डाली। राजस्थान के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में टिड्डियों का खतरा देखा जा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने मॉनसूनी बारिश शुरू होने के साथ राजस्थान में टिड्डियों के अंडे देने को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगर ऐसा होता है तो आगे भी टिड्डियों का ये प्रकोप कायम रह सकता है। इस बीच केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर टिड्डी नियंत्रण के काम में तेजी लाने के दावे कर रही है, लेकिन किसान इस पर सवाल उठा रहे हैं। किसानों से बातचीत का ये वीडियो राजस्थान में जय किसान आंदोलन से जुड़े कैलाश यादव ने हमें भेजा है। टिड्डियों का बहुत बड़ा जत्था जो 10 किलोमीटर की रेंज में था, यहाँ किसानों ने फसल बो रखी थी जिसमें बाजरा है, मूंगफली है और इनके बहुत मात्रा में टिड्डियाँ आके पड़ गई हैं और किसान अपने अपने खेतों के अंदर कोई ढोल बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है। इसी तरीके से इन्होंने बचाव किया है, टिड्डियों को उड़ाया है। तो हमारे साथ कई किसान साथी, हम पूछते हैं इनके बारे में। टिड्डी आई कैसा नुकसान किया? पड़ गई, चाट रही है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई थाली से उड़ा रहा है, कोई पराती बजा रहा है। कितना नुकसान किया? खूब किया। खूब किया। टिड्डी आई अब? हाँ, खूब आई है। खूब आई है। हाँ। तो आपने देखी है। कितनी रेंज में थी? कम से कम 8-10 किलोमीटर के दायरे में थी, इतनी थी जैसे आंधी आ रही है, ऐसे आंधी की तरह थी। कितना नुकसान किया? खूब नुकसान किया। प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं की, मतलब मदद नहीं की? नहीं किया। आपने टिड्डी देखी आज? हाँ, खूब आई, बहुत तकड़ी आई। कितने दिन से आ रही टिड्डियाँ? पिछले भी आई, आज भी आएगी। मतलब दो बार आ गई। हाँ। दोनों बार में प्रशासन ने मदद की या आपने की? मेरी उड़ाई प्रशासन में तो देखेगा नहीं। प्रशासन ने आपने देखा नहीं? बहुत बड़ी तादाद में आई है। जी, मतलब कि जो परसों आया था वो भी दल बहुत बड़ा था, मतलब 8-10 किलोमीटर लंबा चौड़ा था और आज वाला तो मेरे को लग रहा है कि 10 से 15 किलोमीटर लंबा और इतने 8-10 किलोमीटर चौड़ा था। प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, मतलब कि और तो है जैसे प्रशासन की तरफ से कोई सूचना नहीं है, कोई प्रशासन का कर्मी यहाँ आया नहीं है, मतलब प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं है और यहाँ पे लोग परेशान हैं। आपने कितने साल से देखी है टिड्डियाँ? बहुत तकड़ी आई, बहुत तकड़ी आई। दादाजी पहले कब आई थी टिड्डी आप बताओ? मैं तो 30 साल का हो गया, याद नहीं है। नुकसान कितना किया? नुकसान तो खूब गिरे। तो ये फसल खड़ी हुई है बाजरे की और इसमें देखो टिड्डियाँ काफ़ी नुकसान किया है, आधे से ज़्यादा खा गई और लेकिन किसानों ने उड़ा दिया है। प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई बंदोबस्त नहीं किया है, किसानों ने अपने अपने खेतों में टिड्डियाँ उड़ाई है। मैं कैलाश यादव, जय किसान आंदोलन, राजस्थान से। आइए सुनते हैं टिड्डी नियंत्रण के सरकारी दावों पर कृषि विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है। आज किस एरिया के अंदर रुकेंगे, रुकते हैं उस स्थान के अंदर हम पूरी ताकत के साथ उन टिड्डियों के ऊपर स्प्रे वगैरह करते हैं जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके। सुभाष जी, कल टिड्डियाँ सीकर जिले में प्रवेश की। मैं जहाँ जहाँ टिड्डियाँ गई वहाँ टिड्डियों के पीछे गया हुआ देखा, मैंने ग्राउंड में भी फसलों के को वहाँ देखा। वहाँ किसान ही अपना बचाव कर रहे थे, वहाँ प्रशासन तो किसी प्रकार का सहायता नहीं कर रहा था। ये कहाँ चूक हुई? ये चूक नहीं है कैलाश जी, इसके अंदर अपनी बात कहें थोड़ा सा जो प्रशासन की तरफ से या कृषि विभाग की तरफ से, इसके लिए ये होता है कि एडवांस के अंदर थोड़ा सा बता दिया जाता है कुछ प्रगतिशील किसानों को, क्योंकि वहाँ एक गांव के अंदर एक सुपरवाइजर होता है, हो सकता है किसी सुपरवाइजर के पास 2 गांव भी हैं, तो वो पहले उसको सूचना कर देता है कि अगर दिन के अंदर कोई सूचना होती है तो दिन के अंदर तो सिर्फ उसी तरीके से कंट्रोल होता है। अगर रात को रुकती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मारने के लिए उस टाइम सारा प्रशासन, सारा कृषि विभाग और सारे प्रगतिशील किसान और आप जैसे सभी मीडिया के बंधु वहाँ पहुँचते हैं और उस चीज़ को हम पूरी बखूबी से कंट्रोल करते हैं। कृषकों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? अपने पंत भवन कृषि ने और टिड्डी विभाग ने मिलके वायुसेना के साथ एक बात की है जिसमें 5 हेलीकॉप्टर वायुसेना के, वो हमारे बॉर्डर के ऊपर ही, जैसे टिड्डियाँ पाकिस्तान की तरफ से प्रवेश करती हैं तो बॉर्डर एरिया के ऊपर उनको मार गिराने का, हेलीकॉप्टर से स्प्रे करने का प्रोग्राम है ताकि अपने पर यहाँ आए। और दूसरी, जैसे अभी बात चल रही है मेक इन इंडिया के तहत अपना स्वदेशी मशीन जो है उसका ट्रायल अजमेर में और बीकानेर दोनों जगह हो गया है, दोनों जगह बहुत ही सफल रहा है और उसको भी अपन आगे यहाँ पे आगे काम में लेना चाहते हैं। और उसके लिए स्प्रे मशीन लगी हुई 55 गाड़ियाँ राजस्थान सरकार ने
या भारत सरकार ने जो भी मिलके यहाँ पे 55 गाड़ियों को उस मशीनों के साथ यहाँ लेस किया है, जिससे ULB का स्प्रे करके और टिड्डियों को हम कंट्रोल करेंगे। कोरोना संकट शुरू होने के बाद खुले बाजार में मक्के की कीमत गिरकर 800 से लेकर 900 रुपए क्विंटल पहुंच गई है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक घाटे से परेशान मक्का किसान इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने मक्के के सस्ते आयात को मंजूरी दे दी है। इस साल महज 15% आयात शुल्क के साथ 5 लाख टन मक्के का आयात किया जाएगा। भारत आमतौर पर मक्का आयात पर 60% आयात शुल्क लगाता है, लेकिन इस साल आयात शुल्क घटाने का मकसद पोल्ट्री फीड के दाम में कमी लाना बताया जा रहा है। भारत मक्का उत्पादन में दुनिया में 7वें स्थान पर है। कुछ साल पहले तक दक्षिण एशिया से भारत सबसे ज्यादा मक्के का निर्यात करता था, लेकिन पोल्ट्री उद्योग और कॉर्न स्टार्च निर्माण बढ़ने के साथ भारत मक्के का आयातक देश बन गया। लेकिन मक्के का सस्ता आयात देश के किसानों की कमर तोड़ने वाला साबित हो रहा है। सरकार के इस फैसले पर किसानों की तीखी प्रतिक्रिया आई है। ये सिर्फ इसलिए बुलवाया जा रहा है क्योंकि जो पोल्ट्री लॉबी है, पोल्ट्री लॉबी की ये मांग है कि कोरोना में अफवाह की वजह से चिकन और मुर्गा और अंडा को लेकर जो अफवाह फैली थी, उससे पोल्ट्री को खासा नुकसान हुआ है। तो वो सरकार से लगातार उसके लिए बड़े राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया कि जो रॉ मटेरियल को सस्ते करने के लिए अपने देश के मक्का किसान को बलि चढ़ाकर विदेश से थोड़ा सस्ता मक्का आयात करवा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उनको ये करना चाहिए था कि किसान से आपके पास बढ़िया मौका था। पोल्ट्री वालों को जब मक्का चाहिए था, सस्ता रॉ मटेरियल चाहिए था, उनको फिर से खड़ा होना था, तो उसके लिए आप किसान से समर्थन मूल्य में मक्का खरीदी कर सकते थे और उसको PDS के तहत या सस्ते दाम करके इससे भी आप देश के किसान का मक्का को MSP देकर, और जो पोल्ट्री लॉबी है, पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री कंपनियां हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ है, उसको आप सस्ता मक्का दे सकते थे। लेकिन इसके बावजूद ये तो कोई न तो नीति है न नियत है। सरकार यहाँ के जो मक्का किसान हैं उनको बलि चढ़ाना चाहती है। पिछले साल जैसे ही सरकार ने ये फैसला लिया था 5 लाख मैट्रिक टन मक्के के आयात का, उसका परिणाम ये हुआ था कि दिसंबर में हमारी फसल जहां 2100 और 2000 बिक रही थी, वो जनवरी आते आते 1600-1500 तक पहुंच गई थी। उसी प्रकार इस साल फिर सरकार मक्के के आयात का फैसला ले रही है, और वो भी 5 लाख मैट्रिक टन। एक तरफ जहां देश में मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों में बड़े आंदोलन चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन चल रहा है कि मक्के की फसल रखी हुई है और उसका MSP पे दाम नहीं मिल रहा है। देश में आया बहुत सारा मक्का किसानों के खेतों में है, गोदामों में भरा पड़ा हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा आयात करने की क्या ज़रूरत है सरकार को? सरकार एक तरफ ये बात कर रही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो क्या बगैर आत्मनिर्भर किसान के सरकार देश को आत्मनिर्भर बना पाएगी? जब देश में भारी उत्पादन हो रहा है मक्के का, तो फिर हमें विदेशों से आयात करने की क्या ज़रूरत है? सरकार का फैसला ये कहता है कि जो विदेशों से आने वाले मक्के पर अभी तक टैक्स जो 60% लगता था, 60% लगता था, वो अब सरकार ने घटाकर 15% कर दिया, जिससे पोर्ट्स पर मक्का बहुत सस्ता आएगा। तो देश में जो मक्का उत्पादन होगा वो बहुत सस्ते दामों पर ख़रीदा जाएगा। तो जिस प्रकार अभी फ़िलहाल में 960 या 1000 रुपये में हमारा मक्का बिक रहा है, जो MSP का लगभग आधा है, वही मक्का वापस इस साल जब आपकी फसल तैयार होगी तो उतने का ही बिकेगा। तो साथियों, ये बड़ा सोचने वाला विषय है कि सरकारें एक तरफ किसान के हितैषी होने की, किसान के लिए नीतियां बनाने की बात करती है, और वहीं इस तरीके के निर्णय लेकर किसान को ख़त्म करने का काम करती है। और ये सारा प्रेशर उन कंपनियों का है जो पोर्ट से मक्का सस्ते में ख़रीदना चाहते हैं। तो जब देश में आपके पास पर्याप्त मात्रा में चीज़ें हैं तो हम आयात क्यों करेंगे? मक्के के विषय में एक और जानने वाला तथ्य ये है कि आज से 3-4 साल पहले तक हम मक्के को निर्यात किया करते थे भारत से, और आज की स्थिति ये है कि हम मक्के के भारी आयात
करने वाले देश बन गए और हमारे यहाँ का मक्का सड़ जाता है, किसानों को फेंकना पड़ रहा है, किसानों के खलिहानों में भरा पड़ा मक्का है। तो अगर किसान इस बात पर नहीं जागता और मुखर होकर सरकार के विरुद्ध नहीं बोलता, तब तक किसान की बात नहीं सुनी जाएगी और ना किसान की फसलें MSP पे खरीदी जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार के कानों तक हम ये आवाज़ बहुत बुलंदी से पहुंचाएं और सरकार को ये सचेत करें कि अगर एक भी मक्के का दाना आयात किया गया तो सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। सड़कों पर आएगा किसान और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। कल 25 जून को देश भर के मक्का उत्पादक किसान जो है सो मक्का का अपने अपने दरवाजे पे हवन करेंगे और सरकार से ये मांग करने जा रही है, तमाम संगठन और बिहार किसान मंच मांग करने जा रही है कि जो पोल्ट्री फार्म के लिए फैक्ट्रियां हैं, स्टार्च फैक्ट्री है, जितने भी फैक्ट्री मक्का आधारित है उसको चालू करे ताकि किसानों का मक्का का रेट जो 1850 है वह बिक सके। और पिछले वर्ष किसानों ने 2500 तक मक्का को बेचा और उसके कारण लोगों ने पैदावार ज्यादा बढ़ाया। बिहार में मक्का का हब बिहार को कहा जाता है। 18 डिस्ट्रिक्ट में प्रचुर मात्रा में मक्का का उत्पादन होता है, लेकिन बिहार में एक भी स्टार्च फैक्ट्री नहीं है, न यहाँ राष्ट्रीय मंडी है। बाजार उत्पादन समिति को राज्य सरकार नीतीश जी ने 2006 में ही बंद कर दिया और किसान को कोई देखने वाला नहीं है। बिहार में चुनाव आगे अक्टूबर में है और स्थिति यह है कि मक्का सड़ रहा है, कोई राजनेता या सरकार नहीं उठा रहा है। रामविलास जी जबकि बिहार से हैं और मेरे जिला खगड़िया से हैं, यहाँ के मिट्टी, यहाँ के जलवायु, यहाँ के भौगोलिक, यहाँ के किसानों का दर्द को वो जानते हैं और पिछले माह उन्होंने कहा था कि हम मक्का को खरीद सरकारी दर पर सुनिश्चित करेंगे। कहीं देश में मक्का का खरीदारी सुनिश्चित नहीं हुआ है। मॉनसून ने सामान्य समय से पहले दिल्ली और उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में दस्तक दे दी है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में मॉनसून नहीं पहुंचा है, लेकिन यहां भी अगले 24 घंटों में मॉनसून पहुंच जाएगा। पंजाब के कुछ हिस्सों में वर्षा मिली है आज कहते हैं, और पूर्वी राजस्थान में भी मिली है। आपके हिमाचल में मतलब ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में वर्षा है, उत्तराखंड में सभी जगह वर्षा है। तो उसके हिसाब से ठीक ठाक सिचुएशन है। सिर्फ जैसे मैंने आपको कहा कि दिल्ली में ये 8:30 बजे की बात हुआ है, मगर आज भी हमारे पास जो पूर्वैया हवाएं जो होती है, जो मानसून का करंट है वो आ चुका है और वर्षा जो 8:30 बजे के बाद हमें मिली है वेस्ट यूपी में, तो वो थोड़ा सा पोर्शन जो है अभी बचा हुआ है। तो ये मान के चलते हैं उन 24 घंटों में वहां पर भी और वर्षा मिलेगी हमको, और पंजाब के भी और हिस्सों में वर्षा मिलने वाली है कल। मगर हाँ, उसके बाद में हमें लग रहा है कि 48 घंटे के बाद थोड़ा सा मानसून जो ट्रफ जो है फुटहिल्स में शिफ्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा करंट थोड़ा वीक हो सकता है। मॉनसून आने से अच्छी बारिश होने के बाद उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक खरीफ सीजन की खेती में तेजी आ गई है। नासिक हो या कलबुर्गी या फिर शिवमोगा, सभी जगहों पर किसान खेतों को तैयार करने और फसलों की बुआई करने में जुट गए हैं। 3 साल से बारिश नहीं है, थोड़ा बारिश आया, बारिश आते बोल के बरस बोल के काटन डाल रहे, काटन और तोड़ डाल रहे। हाँ। कितना एकड़ है? ये 2 एकड़ है। अभी बारिश का भरोसा है? बरस है, आते बोल के भगवान का ऊपर बरस रख के डाल रहे। अभी क्या क्या डाल रहे तुम? तोड़ डाल रहे और ये काटन डाल रहे और हेसर उद्द डाल रहे। मेरी खेती तो 7 एकड़ में चल रही है। जो पानी की जगह है उस तरफ छोड़ दिया, जो अच्छे उसमें तो हमने जो लगाना है वो लगा दिया, वो बीज लगाया, मूंग लगाया, तूर लगाया और बाकी तो सब चारा लगा दिया है बारिश की वजह से। उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, धान की रोपाई के समय गीत गाने की परंपरा पुरानी है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं केरल की इन तस्वीरों के साथ, जहां गीत गाते हुए धान की रोपाई की जा रही है।